मैं डॉक्टर राधा मोहन सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, जीबी कॉलेज रामगढ़ में कार्यरत हूँ। छात्रों, आज हम लोग बीकॉम पार्ट 1 अकाउंट ऑनर्स के फर्स्ट पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की चर्चा करेंगे। इसमें हम लोगों का आज का अध्ययन का विषय रहेगा डिपार्टमेंटल अकाउंट, विभागीय खाते। जैसा कि हम जानते हैं कि आधुनिक युग में व्यापार का स्वरूप बड़ा होने लगा है। ऐसी स्थिति में व्यापारी की सोच होती है कि एक ही जगह आवश्यकता की अधिकांश वस्तुओं का संग्रह रखा जाए ताकि अधिक से अधिक ग्राहक प्रभावित होकर उनकी तरफ आकर्षित होकर क्रय करने हेतु आवे। साथ ही उपभोक्ताओं के पास भी समय का अभाव रहता है, अतः वे भी वैसे ही जगह जाना या क्रय करना पसंद करते हैं जहां उनकी आवश्यकताओं की अधिकांश वस्तुएं उपलब्ध हो। जब कोई व्यवसायिक उपक्रम विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं का व्यापार करता है, तब व्यवसाय को कई विभागों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक भाग को ही विभाग कहा जाता है। प्रत्येक विभाग द्वारा एक विशेष प्रकार की वस्तु बेची जाती है या किसी विशेष प्रकार की सेवा प्रदान की जाती है। इस प्रकार विभाग व्यवसायिक उपक्रम का एक प्रभाग है जो एक विशेष प्रकार के कामकाज में संलग्न रहता है। ये सभी विभाग अपने हिसाब किताब को इस प्रकार रखते हैं कि उस विभाग का लाभ या हानि स्पष्ट रूप से प्रकट हो सके। बड़ी बड़ी निर्माता संस्थाएं भी अपने निर्माण कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए विभिन्न विभाग बनाती है और प्रत्येक विभाग पर उचित नियंत्रण रखती है। सभी विभागों की देखरेख के लिए एक जनरल मैनेजर रखा जाता है, जिसका कार्य प्रबंध के अतिरिक्त विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करना भी होता है। सभी विभागों की खाता बही अलग अलग रखी जाती है ताकि सबका सही चित्रण प्रस्तुत किया जा सके। अब यहाँ हमको एक चीज ध्यान देना है कि ऐसी व्यवस्था जहाँ एक ही स्थान पर आवश्यकता की अधिकांश वस्तुएं प्राप्त हो जाए, तो वैसी अगर व्यवस्था है तो उस व्यवस्था को ही हम विभागीय भंडार कहते हैं। और इन्हीं का अकाउंट बनाने का आज हम लोग अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार, चूंकि एक विभाग से दूसरे विभाग में इंटर ट्रांजैक्शन भी होंगे, तो ऐसी स्थिति में वे कैसे अपने विभागों को चलाएंगे, उनकी खाता बही को कैसे रखेंगे और किस तरह अपना हिसाब किताब रखेंगे। निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि जब व्यापार बहुत से विभागों में बांट दिया जाता है, तो इन विभागों के संबंध में जो खाते बनाए जाते हैं उन्हें विभागीय खाता कहा जाता है। एक खाते एक निश्चित अवधि के लिए, जैसे वार्षिक, छमाही या त्रैमासिक अथवा मासिक आदि के लिए बनाए जाते हैं। इनके बनाने का प्रमुख उद्देश्य प्रत्येक विभाग की लागत एवं लाभ हानि खाते का बनाना होता है, ताकि यह पता चल सके कि किस विभाग में कितना लाभ हो रहा है या कौन सा विभाग हानि दे रहा है। तो अगर ऐसी स्थिति है, अर्थात उसकी बिक्री कम हो रही है या उसमें हानि हो रही है, तो ऐसी स्थिति में उस विभाग को बंद भी किया जा सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण पहले डिपार्टमेंटल स्टोर था। अब तो हर जगह छोटी छोटी जगहों पे भी व्यवसायी यह चाहता है कि एक ही जगह बहुत सी वस्तुएं रखें, उनकी अलग अलग उनके लिए डिपार्टमेंट रख देता है और
अब यहाँ हम लोगों के अध्ययन का विषय होगा कि इनके खर्चों में कैसे हम सामंजस्य स्थापित करेंगे, किस तरह से हम अकाउंट तैयार करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोगों को जो एक्सपेंसेस हैं उन पर ध्यान देना होगा। इसके लिए हमें देखना होगा एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस, इनका एलोकेशन कैसे किया जाएगा, इनका विभाजन कैसे किया जाएगा। तो व्ययों की विभाजन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं जो कि निम्नलिखित है। पहला, प्रत्यक्ष व्यय, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब यहां ध्यान देने योग्य है कि प्रत्यक्ष व्यय जिस विभाग पर किए जाते हैं उसी विभाग में इनका लेखा कर दिया जाता है, क्योंकि वो सीधे सीधे उस विभाग पर चार्ज किए जाएंगे। जैसे प्रारंभिक स्टॉक, माल का क्रय विक्रय, मजदूरी या अंतिम स्टॉक, इन सबों का तो हम सीधे सीधे उस विभाग पर रख देंगे। दूसरा जो व्यय है वह है अप्रत्यक्ष व्यय, इसे संयुक्त व्यय भी कहा जाता है। इन व्ययों के विभाजन के लिए कई नियम हैं। किस व्यय को किस अनुपात में विभाजित किया जाएगा, इसके लिए आधार की रचना की गई है कि किसको आधार माना जाए, क्योंकि अब प्रत्यक्ष व्यय तो सीधे सीधे उस विभाग पर हो गया, चार्ज कर दिया गया, उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है, जिस विभाग का है उस विभाग में चार्ज हुआ। लेकिन जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वे तो चूंकि वे सब पर किए गए हैं और सबका थोड़ा थोड़ा भाग जो इसका थोड़ा थोड़ा भाग सब पर चार्ज करना है। तो ऐसी स्थिति में इसका एलोकेशन करना महत्वपूर्ण है और इस पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। तो अब हम चर्चा करेंगे, कहता है कि विभाजित जो कि अब इनको जो है अनुपात में विभाजित किया जाएगा, इसके लिए जो आधार की रचना की गई है वह निम्नलिखित है। पहला, बिक्री के अनुसार इसका एलोकेशन। विक्रय से संबंधित व्ययों को विभिन्न विभागों के बिक्री के अनुपात में विभाजित किया जाना चाहिए। जैसे बैड डेट्स, डिस्काउंट अलाउड, कैरेज आउटवार्ड, एडवर्टीजमेंट, पैकिंग एक्सपेंसेस इत्यादि। इन्हें जिनकी जितनी बिक्री हुई है क्योंकि उतना उन पर खर्च हुआ होगा तो यह मानकर चला जाता है। दूसरा है कि शुद्ध क्रय के अनुपात में क्रय से संबंधित व्ययों का विभाजन विभिन्न विभागों के शुद्ध क्रय के अनुपात में किया जाता है। अर्थात जिसका जितना क्रय होगा, जिसका अधिक अगर क्रय है तो उसको अधिक, वह खर्च जो है उसमें अधिक दिया जाएगा, जिनका कम क्रय है तो उसको कम दिया जाएगा। तो यह ध्यान रखना है हम लोगों को। इसके उदाहरण हैं कैरेज इनवार्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड या फ्रेट जो किराया है। तीसरा एलोकेशन का तरीका है क्षेत्रफल के अनुसार, अर्थात जो व्यय एक साथ किए जाते हैं और जिनका लाभ सब विभागों को उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले स्थान के उपभोग पर निर्भर करता है, उन व्ययों को प्रत्येक विभाग द्वारा प्रयोग की जाने वाले जगह के अनुपात में विभाजित किया जाएगा। अर्थात इसको हम दूसरे रूप में कह सकते हैं कि मान लीजिए कि एक ही स्थान पर कई विभाग बनाए गए हैं, तो किनको कितना स्थान आवंटित किया गया है, किन्होंने कितनी जगह, साधारण भाषा में कहें तो कितना जगह किनके कब्जे में है, उस जगह अर्थात फ्लोर के अनुपात में इसको विभाजित किया जाता है।
चौथा है कि बिके हुए माल की लागत। अब बिके हुए माल की लागत क्या है? तो बिके हुए माल की लागत इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस गुड्स परचेज और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इसको निकालने के बाद प्रत्येक विभाग के बिके हुए माल की लागत अलग अलग निकाल ली जाती है कि क्या इनके बिके हुए माल की क्या लागत थी, इस फॉर्मूले से निकाल ली जाती है। और यदि प्रश्न में इस आधार पर व्ययों के बंटवारे का वर्णन हो तो उन व्ययों को विभिन्न विभागों को की इस लागत के आधार पर बांटा जाता है। पांचवा, कर्मचारियों की संख्या के आधार पर। ऐसा भी हो सकता है कि किसी विभाग में ज्यादा कर्मचारी काम करते हों, किसी विभाग में कम कर्मचारी हों, तो वैसी स्थिति में एक तरीका अपनाया जा सकता है कि कर्मचारियों की जो संख्या हो उसके आधार पर कुछ खर्चों को बांटा जाएगा। जैसे श्रम कल्याण एवं अन्य इसी प्रकार के कार्यों पर किए गए व्ययों को प्रत्येक विभाग में श्रमिकों की संख्या के आधार पर बांटा जाता है। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ फंड, ग्रेच्युटी या पेंशन फंड इत्यादि। छठा, अन्य व्यय। इसके अतिरिक्त अगर अन्य जो व्यय होते हैं, जैसे बिजली का बिल का बंटवारा करना हो, तो बिजली का बिल के लिए हर विभाग में मीटर लगा दिया जाता है और प्रत्येक विभाग का मीटर रीडिंग कर दिया जाएगा कि किस विभाग में कितनी बिजली खर्च हुई। तो उस आधार पर हम कर सकते हैं। या बीमा के व्यय का विभाजन करना हो, अर्थात इंश्योरेंस अगर कराया गया हो पूरे उस कॉम्प्लेक्स का, तो वैसी स्थिति में अब वो जो है अब प्रत्येक विभाग का स्टॉक कितना किसने सामान रखा है उसके अनुसार किया जा सकता है, क्योंकि उसी पर उसकी कीमत तय होती है। अब कुछ ऐसे भी खर्चे होते हैं जो कि अनएलोकेटेड होते हैं, जिनका बंटवारा करना संभव नहीं होता है। तो वैसे व्ययों का बंटवारा अगर संभव नहीं हो पा रहा हो कि किस आधार पर किया जाए, तो इन्हें लाभ हानि खाते में रखा जाता है। जैसे इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स का बंटवारा किस आधार पर करेंगे? नहीं कर पाएंगे कि हाँ एक किस विभाग का है क्योंकि सब पर आया, तो इस इनकम टैक्स या मैनेजर रेम्युनरेशन, जो मैनेजर रखा गया है किस विभाग से कितना रेम्युनरेशन दिया जाए उससे, या इंटरेस्ट ऑन लोन, जो अगर लोन लिया गया है दुकान के लिए या उस संस्था के लिए, तो उस लोन के इंटरेस्ट का किस तरह एलोकेशन करेंगे, या टैक्स ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डायरेक्टर और ऑडिटर फीस इत्यादि। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि किसी व्यय का एलोकेशन संभव नहीं है तो उस तरह के व्यय को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रख दिया जाता है, क्योंकि वहां पर वो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। वहां प्रत्येक विभाग का तो अपना अलग बन गया, इसके बाद जो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा वहां रखा जाएगा, इनको विभाग पर चार्ज नहीं किया जाएगा। तो यह हुआ एलोकेशन। मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझे होंगे। अब आगे हम चर्चा करेंगे इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन या इंटर डिपार्टमेंट ट्रांजेक्शन जिसे आप कहेंगे। इंटर डिपार्टमेंट एक विभाग से दूसरे विभाग में अगर कुछ ट्रांसफर होकर सामग्री जाती है तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। कभी कभी एक विभाग को उस माल की आवश्यकता पड़ जाती है जो दूसरे विभाग में उपलब्ध होता है, और
कभी कभी एक विभाग दूसरे विभाग की सेवाओं का भी प्रयोग करता है। जैसा कि हम लोगों ने शुरू में ही चर्चा किया कि वस्तुओं या सेवाओं दोनों का हम अध्ययन कर रहे हैं कि दोनों में कैसे अगर डिपार्टमेंट रहेंगे अलग अलग तो उनका किस तरह से हम लेखा करें। तो वही है कि अब यहाँ कि कभी कभी जो है वस्तु की आवश्यकता पड़ गई या कभी सेवा की आवश्यकता पड़ गई। जैसे उदाहरण के तौर पर हम समझें कि मान लीजिए कि एक विभाग में बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है, ग्राहक ज्यादा आ रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि दूसरे विभाग के सेल्समैन को इसमें रखा जाए कि इस समय उसमें कम लोग आ रहे हैं, कम ग्राहक हैं और यहाँ ज्यादा रहते हैं, इसलिए कुछ दिनों के लिए आप इसमें आ जाओ। तो अब उस विभाग के तो उसको सैलरी का खर्च उस पर नहीं जाना चाहिए, वो जिस विभाग में काम करेगा उसमें जाना चाहिए। तो वैसे ही है। तो अतः एक विभाग द्वारा दूसरे विभाग की सेवाओं एवं माल का प्रयोग ही अंतर विभागीय सौदा कहलाता है। इस सौदे के हस्तांतरण के लिए पृथक अभिलेख रखना आवश्यक होता है। अब हम चर्चा करेंगे कि इंटर डिपार्टमेंट जो हमारे सौदे हैं उनके प्रकार के बारे में। तो पहला है कि सेवाओं का हस्तांतरण, माने ट्रांसफर ऑफ सर्विस, जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो उस ट्रांसफर ऑफ सर्विस में हम चर्चा करेंगे जब एक विभाग से श्रमिकों, लिपिकों, तकनीकी व्यक्तियों या अन्य व्यक्तियों की सेवाएं दूसरे विभाग को हस्तांतरित की जाती हैं, तो जिस विभाग से इनका हस्तांतरण होता है उस विभाग का व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता क्रेडिट तथा जिस विभाग में ये सेवाएं हस्तांतरित होती हैं उस विभाग का व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता डेबिट किया जाता है। दूसरा है कि ट्रांसफर ऑफ गुड्स, माल का हस्तांतरण। जिस विभाग से माल हस्तांतरित होता है किया जाता है उस विभाग का व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता क्रेडिट किया जाता है, क्योंकि यहाँ से माल हस्तांतरित होकर दूसरी जगह जा रहा है, दूसरे विभाग में जा रहा है, तो ये क्रेडिट यह विभाग क्रेडिट होगा और जिसमें जाएगा वह डेबिट होगा। तो छात्रों आज हम लोग इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।